नेपाल में नेताओं ने सिर्फ अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ने के लिए नहीं भेजा था, कई नेताओं ने विदेशों में अपना पैसा भी इन्वेस्ट किया था। ग्लोबल वॉच एनालिसिस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली का एक अकाउंट मीराबॉट बैंक जिनेवा ब्रांच में है। इसमें करीब 41 करोड़ रुपए जमा है। पूर्व पीएम प्रचंड पर दुबई में संपत्ति खरीदने का आरोप लगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्व सांसद वीरेंद्र महतो ने बेलारूस में इन्वेस्ट किया। अजय राज सुमरगी, पराजुली जैसे नेताओं पर आरोप लगा कि उन्होंने टैक्स हेवन में ऑफशोर कंपनियां बनाई और फिर भ्रष्टाचार के पैसे को एफडीआई के तौर पर वापस नेपाल लाए। जनक कुमार बसनेत और एन मोनिका हन्नन पर ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में टेलीकॉम कंपनियों में निवेश का आरोप लगा। नेपाल की एजेंसियों की जांच के मुताबिक 55 नेताओं ने अवैध तरीके से विदेशी कंपनियों में निवेश किया। ये तब है जब नेपाल का हर चौथा आदमी गरीबी रेखा से नीचे है। इस असमानता और भेदभाव ने लोगों के गुस्से को बढ़ाया। जेनजी ने अपने प्रोटेस्ट में भी यही मुद्दा उठाया। इस असमानता को ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक आम नेपाली नागरिक रोज करीब 400 नेपाली रुपए कमाता है। औसतन एक नेपाली नागरिक के पास महज 2 लाख रुपए की संपत्ति है। वहीं पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली के पास 60 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। मंत्री रघुवीर महासेठ के पास 2.5 करोड़ की संपत्ति है और 43 तोला सोना है। मंत्री नवल किशोर शाह के पास 9 मकान और 180 तोला सोना है। नेपाल में नेताओं की संपत्ति तेजी से बढ़ रही थी। वहीं आम नेपाली नागरिक रोजगार के लिए अरब, मलेशिया और कोरिया जा रहे थे। इतना ही नहीं, पैसों के लिए कई नेपाली नागरिक रूस यूक्रेन वॉर में भी शामिल हुए। यानी एक तरफ नेपाल में नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो आम लोगों के लिए पैसा कमाना उतना ही मुश्किल हुआ। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। इसलिए जेनजी के प्रदर्शन में हर उस जगह पर हमला हुआ जो पॉलिटिकल सिस्टम में सत्ता के प्रतीक थे। ये टारगेटेड हमला था। ये हमला करप्शन के खिलाफ गुस्से के इजहार का प्रतीक बना। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि जहां तहां भ्रष्टाचार है वो हर उस जगह पर चोट करेंगे। ये तरीका बेशक सही नहीं है, लेकिन नेपाल में जब भ्रष्टाचार आसमान छूने लगा और लोगों की शिकायत नहीं सुनी गई तो उनके पास कोई विकल्प भी नहीं बचा। नेपाल में तख्तापलट और सैन्य शासन लागू होने के बाद अब आगे क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। यहां से नेपाल किस दिशा में जाएगा? नेपाल लोकतांत्रिक देश ही रहेगा या फिर राजशाही की वापसी होगी? और इसी से जुड़ा दूसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है, क्या नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र ही रहेगा या फिर पहले की तरह हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? क्योंकि एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि जितने भी नेताओं के घर जलाए गए हैं उन्हें नेपाल में हिंदू राष्ट्र का विरोधी माना जाता है। ये वो नेता है जो नेपाल को सेकुलर देश बनाकर रखना चाहते हैं। उन्हीं मकानों में आग लगाई गई जो नहीं चाहते कि नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र बने। यहाँ हम आपको एक और तथ्य जरूर जानना चाहिए आपको। जेनजी के इस हिंसक आंदोलन में जब नेताओं के घर जलाए गए तब राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के किसी नेता के घर को नुकसान नहीं पहुंचा। मित्रों, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी नेपाल में फिर से राजशाही वापस लाने की पैरवी करती है। इसका लक्ष्य पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह को राष्ट्र प्रमुख के तौर पर फिर वापस लाना है। कहा यह भी जाता है इस पार्टी को राजशाही परिवार से फंडिंग मिलती है। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ने इस जेनजी आंदोलन का समर्थन किया जिसने केपी शर्मा ओली का तख्ता पलट कर दिया। मित्रों, ठीक 6 महीने पहले भी नेपाल में एक आंदोलन हुआ था। नेपाल में हिंदू राष्ट्र की बहाली को लेकर यह आंदोलन था। मार्च में हुए इस प्रदर्शन को दुर्गा प्रसाई ने आगे बढ़ाया था। उस आंदोलन को भी राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी का खुला समर्थन था। वह आंदोलन तब बहुत कामयाब नहीं हुआ था, मगर इस बार भ्रष्टाचार और नेताओं के परिवार की अय्याशी के मुद्दे पर आंदोलन हुआ तो सीधे सत्ता परिवर्तन हुआ। इसलिए एक शक ये भी है, कहीं मार्च में जो चिंगारी उठी थी वहीं इस बार अग्निज्वाला तो नहीं बनी। हिंदू राष्ट्र के नाम पर जो आंदोलन शुरू हुआ था उसी का नतीजा कहीं भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के नतीजे में तो नहीं दिख रहा है। जी न्यूज़।